तीन बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी थीम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का, उन्हें मिस नहीं करना है। दूसरा, हर एक न्यूज को प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से समझना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई ग्लेशियर न्यूज में है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज्यादा मेल्ट करता जा रहा है ना, तो आप वहां पे बता सकते हैं प्रीलिम्स में तो ग्लेशियर कहां पर है, ग्लेशियर से एसोसिएटेड डिटेल्स, लेकिन मेंस में यदि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो इसे वहां पर, उस ग्लेशियर को वहां पर एज एन एग्जांपल कोट किया जा सकता है। तो हर न्यूज को बहुत होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। और तीसरी बात, बहुत ही जरूरी है एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? देखिए, दायरा डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि देयर इज अ गोल, हमें उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो इन्हीं तीन बातों का ध्यान रखते हुए आइए अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज में हम रिपीटेड थीम की बात करेंगे, यानी कि अब अगर आप न्यूज देखें, डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक आर्टिकल आया हुआ था जहां बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के बहुत से रीजन्स में आपको वाटर गजलिंग क्रॉप्स मिलेंगी, यानी ऐसी क्रॉप्स जिनमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है। अब इतना ज्यादा यूजेज की वजह से वहां पे ग्राउंड वाटर क्राइसिस देखा जा रहा है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम है। अगर आप देखिए, सवाल पूछा हुआ है कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, यानी ये अपने आप में इस रीजन का जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, है ना, कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जो है सीरियस डिक्लाइन पे है। इसको ऐसे भी आप इमेजिन कीजिए कि ग्राउंड वाटर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो अगर इस रीजन के बारे में पूछा जाए तो दिस कैन बी कोटेड इन द एग्जाम एज एन एग्जाम्पल। अगर ग्राउंड वाटर के बारे में, इन जनरल इंडिया के बारे में सवाल आए, वहां पर भी इसको एज एन एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अब न्यूज देखते हैं। अब वहां पे ये बताया जा रहा है न्यूज में कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में देखा गया था कि बहुत से ऐसे रीजन्स थे जहां पे वाटर गजलिंग क्रॉप्स लगाई गई। जब वाटर गजलिंग क्रॉप्स लगी और ज्यादा वाटर यूज हुआ, लॉन्ग टर्म में जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया तो उन क्रॉप्स को और ज्यादा लगाया जाने लगा। सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी हुई, उसका भी एडवांटेज हुआ, इन्हीं क्रॉप्स की तरफ रुझान बढ़ा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, क्योंकि इन्हें बहुत पानी की आवश्यकता है, वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, तो इन रीजन्स में ग्राउंड वाटर क्राइसिस आ गया। अगर मैं आपको न्यूज भी दिखाऊं तो वो बताते भी हैं कि जब एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि एक्सपर्ट ने वार्न किया कि एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन देखा गया है थ्रू ट्यूबवेल्स एंड बोरवेल्स। और ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो है वन ऑफ दो स्टेट्स है जहां पे बहुत ज्यादा जो है फ्रेश वाटर फॉर एक्सट्रैक्शन यूज किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी में सिचुएशन बहुत ज्यादा डायर है, जहां पे देखा जा रहा है कि स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर कर रही हैं बियॉन्ड जो कि नेचुरली रेनफॉल द्वारा रिप्लेनिश किया जा सकता है, पुटिंग दीज रीजन्स अंडर वाटर स्ट्रेस। अब देखो, मान लो आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए इंडिया में वाटर स्ट्रेस के बारे में। एक बार सवाल भी पूछा गया है कि इंडिया में रीजनली वाटर स्ट्रेस कैसे वेरी होता है। तो जब आप इस रीजन की बात करेंगे, अगेन आप इस न्यूज को एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम का पता होना। अब ग्राउंड वाटर एज अ थीम हो, वाटर स्ट्रेस एज अ थीम हो, इसको एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब ये बताया भी जा रहे हैं कि फार्मर्स इन रीजन में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पैडी, शुगर केन, जो वहां के रिसोर्सेस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। अब देखिए, वो बता भी रहे हैं कि
इंडिया ने 1960s में क्रिटिकल फूड शॉर्टेज को फेस किया, मतलब द स्टेट वाज आल्सो ग्रैपल्ड विद फूड शॉर्टेज। नाउ टू कॉम्बैट हंगर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पे एनकरेज हुआ इन वाटर गजलिंग क्रॉप्स को ग्रो करना। लॉन्ग टर्म में इनको सपोर्ट किया गया बाय एमएसपी एंड सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ग्राउंड वाटर पंपिंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहां के ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न्स थे वो बदल गए, वाटर गजलिंग क्रॉप्स आ गई और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है कहीं ना कहीं एक्सेलरेट हो गया। इस पॉइंट को अब एज एन एग्जांपल मल्टीपल थीम्स में कोट किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। लेट्स से आपको सवाल आता है अबाउट वाटर स्ट्रेस इन इंडिया, कि इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में वाटर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है। अब यहां पे ना आप अगर इन चीजों को मैप पे मार्क कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा वैल्यू ऐड होता है। अब वन ऑफ द एग्जांपल्स कुड बी जो करंट एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पे ऐसे रीजन्स आपको मिलेंगे जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज ऑफ दैट वाटर स्ट्रेस देखा जाएगा। सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। अब जब अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून वेस्टर्न घाट्स को हिट करती है तो वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पे तो रेनफॉल है, लेकिन उसके लीवर्ड साइड या रेन शैडो एरिया में रेनफॉल नहीं है, तो वहां पर उस तरह का वाटर स्ट्रेस देखा जाएगा। और ये भी सोचिए कि वहां पे एग्रीकल्चर भी वैसे ही इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए जो भी एग्जांपल्स आ रहे हैं प्लीज इंश्योर कि आप उन्हें प्रीवियस ईयर थीम से जरूर एसोसिएट करें। चलिए, नाउ रिसेंटली म्यांमार वाज इन न्यूज। सबसे पहले समझते हैं म्यांमार के बारे में, लेकिन बेसिक करते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से। अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है अर्थ को डिवाइड किया गया है इनटू मल्टीपल प्लेट्स, और ये प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं ओवर अ लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। प्लेट्स में मल्टीपल तरह की इंटरैक्शंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल्स, प्लेट्स कन्वर्ज कर सकती हैं, डाइवर्ज कर सकती हैं, और दे कैन जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, म्यांमार के बारे में यह जानना जरूरी है कि म्यांमार जियोलॉजिकली एक्टिव है। अगर आप इस रीजन पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे प्लेट्स का इंटरैक्शन पाया जा रहा है। थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रीजन जियोलॉजिकली एक्टिव है क्योंकि ये 4 प्लेट्स से जुड़ा हुआ है ना। कुछ मेजर प्लेट्स, कुछ माइनर प्लेट्स। आप देख सकते हैं यहाँ 4 प्लेट्स की बात हो रही है, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, सुंडा प्लेट एंड बर्मा माइक्रो प्लेट। यानी एनीवे ये रीजन जियोलॉजिकली एक्टिव है। अब रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया वहां हुआ क्या, यहां पे आप एक शब्द यूज करेंगे साजियांग फॉल्ट। यहां पे मूवमेंट कैसी है कि जो प्लेट्स हैं दे आर जस्ट मूविंग पास्ट ईच अदर। अब जब प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर करेंगी तो दे विल बिकम स्टक, और जैसे जैसे वो स्टक होंगी फ्रिक्शन बढ़ेगा। जैसे ही अब इट इज सडनली रिलीज्ड अर्थक्वेक आ जाएगा। तो यहां पे ये समझना जरूरी है कि जैसे दीज प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर, अब देखिए इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट का रेफरेंस है, दे कैन बिकम स्टक बिल्डिंग फ्रिक्शन, लेकिन अंटिल इट इज सडनली रिलीज्ड अर्थक्वेक आ जाता है। अब ये जो मूवमेंट है ऑफ प्लेट्स मूविंग पास्ट ईच अदर, इसके लिए जो यहां पे शब्द यूज हो रहा है स्ट्राइक स्लिप, तो कई बार शब्द यूज होगा स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक, राइट। अब यहां पे एक चीज और, जैसे ना कभी भी आप ऐसी न्यूज को देखें और वहां पर आप देखें कि इंडिया ने असिस्टेंस की बात करी है, असिस्टेंस अनाउंस करी है, जैसे यहां पे ऑपरेशन ब्रह्मा की बात हो रही है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आप आईआर में पढ़ते हैं, लेकिन इसका ध्यान जरूर रखें क्योंकि अब इसको ऑल्दो आपने ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से न्यूज पढ़ी, अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव से पढ़ी, बट जब इंडिया के उनके डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में चीजें आती हैं तो वहां पे आप इसे कोट जरूर कीजिए। इन ऑपरेशंस के बारे में ध्यान जरूर रखिए जो आप आईआर में लिखते हैं, राइट। चलिए अगली न्यूज पे आते हैं।
रिसेंटली ना पोलर वोर्टेक्स वाज इन न्यूज। आप देखेंगे विंटर्स में इसकी बात होती है। मैं इसको भी क्वेश्चन से एसोसिएट करके बताऊंगी। अब ना इसको दो लेवल्स पे समझते हैं। पहला मैं आपको समझाती हूं कि लेट्स से आपको बिल्कुल बेसिक पता था, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता था, बेसिक पता था, स्टिल यू कुड हैव यूज्ड इट एज एन एग्जांपल फॉर मेंस। कैसे? अब देखो पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, ठीक है। जब भी पोलर वोर्टेक्स की बात होगी ना, कुछ ऐसी इमेजेस सामने आएंगी कि बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है, ठंडी हवाएं आ जाती हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है इन हायर लैटिट्यूड्स, है ना, इन रीजन्स लाइक यूएस, कनाडा, यूरोप के भी कुछ रीजन्स। अब देखो ध्यान रखना, पोलर वोर्टेक्स अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली जो सुपर ठंडी हवाएं हैं ये पोल्स के पास होती हैं। दिक्कत आती है जब ये हवाएं और थोड़े निचले लैटिट्यूड्स में आ जाती है। निचले लैटिट्यूड्स में भी एज एन आप देखोगे टू यूएस, कनाडा, यूरोप, है ना। तो इसके लिए जो शब्द पेपर में यूज होता है वो होता है वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स, राइट। दोबारा सुनिए, पोलर वोर्टेक्स अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, है ना। पोल्स के पास ये सुपर ठंडी हवाएं होंगी, यस। दिक्कत कहां है? जब वो हवाएं टुवर्ड्स कनाडा, यूएस, यूरोप आ जाती। तो जब ऐसा होता है उसके लिए शब्द यूज होता है वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स। ये बेसिक है कि लेट्स से आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो भी आप मेंस में इसे यूज कर सकते थे एज एन आंसर। कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ना मेंस में क्वेश्चन आया, most of the unusual climate happenings are explained as an outcome of El Nino. Do you agree कि जो भी unusual climatic happenings हो रही हैं that is due to El Nino? क्या आप मानते हैं? अब ना El Nino के बारे में मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूं। देखिए, जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, मैं हमेशा ये चीज बताती हूं। आपने इसको ऐसे समझना है कि ओशन के अपर रीचेस में वार्म वाटर है। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन एक लिमिट तक है। अब जो हवाओं की डायरेक्शन होगी वाटर भी उसी तरफ इकट्ठा होगा, यानी वार्मर वाटर भी उसी तरफ इकट्ठा होगा। अब जब भी आप एल नीनो ला नीना की बात करोगे ना, ये पैसिफिक ओशन का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन के हिसाब से वार्मर वाटर आ जाता है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। और याद रखिएगा ये जो पेरुवियन कोस्ट है यहां पे होती है एक कोल्ड करंट। आप इसे पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट कहते हो। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। अब यहां पे जब ये कंडीशंस बहुत स्ट्रेंथन हो जाएंगी, यानी और ज्यादा ट्रेड विंड स्ट्रांग हो गई, तो आप देखोगे कि यहां पे और ज्यादा वार्म वाटर आ जाएगा। लेकिन जब ये ट्रेड विंड्स वीकन हो जाती हैं, जो यहां वार्म वाटर इकट्ठा हुआ था, क्योंकि ट्रेड विंड्स वीकन हो गई, तो ये वार्म वाटर मूव करने लगता है टुवर्ड्स पेरुवियन कोस्ट। क्यों मूव किया? क्योंकि ट्रेड विंड्स वीक हो गई। तो अब क्या होगा कि ये पेरुवियन कोस्ट जहां पे पहले कोल्ड करंट थी, अब वहां पे वार्म कंडीशंस आ जाएंगी। जब ऐसा होता है तब हम एल नीनो की बात करते हैं। तो जब आप एल नीनो की डेफिनेशन भी देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ आएगा अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ पेरुवियन कोस्ट। अनयूजुअल वार्मिंग, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसे हो रहा था, ये अनयूजुअल वार्मिंग है। तो यस, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो एल नीनो का आउटकम है, यस, है ना। लेकिन क्या मोस्ट ऑफ इट इज एन आउटकम ऑफ एल नीनो? कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। जैसे पिछले साल एग्जांपल में अमेज़न फायर्स था। अब अमेज़न फायर्स इतनी इंटेंस क्यों हो गई? एल नीनो को उसका कारण माना गया, राइट। लेकिन क्या मेजॉरिटी या सारी अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स इसकी वजह से है जो अनयूजुअल है? नहीं। आप कहोगे अगर हम वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स की बात करें, पोलर वोर्टेक्स मत लिखना, वीकनिंग लिखना, कि जब वो हवाएं टुवर्ड्स कनाडा, यूरोप, यूएस की तरफ आ रही है, तो जब वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स हो रहा है तो उसका कारण डायरेक्टली एल नीनो नहीं है। क्या है, हम बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की भी बात करेंगे। अब यहां पे जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि कई बार एज एग्जांपल्स भी आप चीजों को कोट कर सकते हैं। अब यहां आपने बताया कि हाँ, कुछ ऐसी क्लाइमेटिक हैपनिंग्स हैं जो एल नीनो की वजह से हैं। फॉर एग्जांपल पेरुवियन कोस्ट पे अनयूजुअल
वार्मिंग, है ना, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन फायर्स का और इंटेंस होना। लेकिन ऐसी भी क्लाइमेटिक हैपनिंग्स हैं जिनके लिए और कारण भी जिम्मेदार हैं, फॉर एग्जाम्पल वीकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स। तो मेंस में बहुत स्पेसिफिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं, आपका एनालिटिकल स्किल टेस्ट किया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये बेसिक समझाया। अब हम आइए पोलर वोर्टेक्स की बात करते हैं। अब कुछ बेसिक आप समझ चुके हैं, थोड़ा मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ। जैसे ना, जब भी आप पोलर वोर्टेक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे ना, कई बार आपके पास लो प्रेशर शब्द आएगा। यहां पे आपको डाउट आना चाहिए, अरे हम तो ठंडी हवा की बात कर रहे हैं, कोल्ड एयर की बात कर रहे हैं, ये लो प्रेशर शब्द क्यों आ गया? अब इसको समझने के दो तरीके हैं। रीजन है ना, पोलर वोर्टेक्स ऑफ कोर्स पोलर रीजन के आसपास की बात है, लेकिन लो प्रेशर क्यों कह रहे हैं? लो प्रेशर की बात हो रही है। आप ध्यान से देखिएगा, जब आप सेल्स पढ़ते हैं तो फेरल सेल में ये जो वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, इसका एक ऑफशूट टुवर्ड्स दिस रीजन भी आता है। तो ये वार्म एयर अब कहां आ गई? टुवर्ड्स दिस रीजन, है ना। इस वजह से ये जो वार्म एयर आई है, उस वजह से वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसको समझने का एक और तरीका भी है। पोल्स पे ऑफ कोर्स टेम्परेचर कम है, कोल्ड कंडीशंस है, हाई प्रेशर है, तो हवा क्या करेगी? चुपचाप डिसेंड करेगी, है ना। हाई प्रेशर है, हवा डिसेंड करेगी। अब जब सरफेस पे हाई प्रेशर है, हवा डिसेंड कर रही है, अपर एयर सर्कुलेशन में तो कम हवा रह गई ना, तो वहां पे क्या हो गया? लो प्रेशर। तो अपर एयर सर्कुलेशन के रेफरेंस में यहां पे शब्द यूज होता है लो प्रेशर। अब देखिए, यहां भी ऑफशूट टुवर्ड्स अपर एयर सर्कुलेशन ही जा रहा है, वार्म एयर का ऑफशूट, इसीलिए यहां पे शब्द यूज होता है अपर एयर सर्कुलेशन के रेफरेंस में लो प्रेशर। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि दिक्कत पोलर वोर्टेक्स नहीं है, पोल्स के पास ही सुपर ठंडी हवाएं एनीवे चलेंगी, है ना, लेकिन वीकनिंग प्रॉब्लम है ना। वीकनिंग में आप समझो कि नॉर्मली ये हवाएं उन्हीं रीजन्स में है ना, ये हवाएं आप देखोगे इन्हीं रीजन्स पर है। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम इन्हें रोके हुए है ना। अगर आप ये इमेज भी देखेंगे, जेट स्ट्रीम इन हवाओं को इसी रीजन में रोके हुए है। ये देखो जेट स्ट्रीम, राइट। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की वजह से जेट स्ट्रीम्स में मियांडरिंग शुरू हो जाती है, जेट स्ट्रीम्स वीकन हो जाती हैं, अब ये हवाएं विल स्टार्ट मूविंग साउथ टू सर्टेन रीजन्स लाइक कनाडा, यूरोप, यूएस। अब जब ये ठंडी हवाएं इन जगहों पे पहुंचेंगी, तब यहां पर क्या होगा? बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस हो जाएंगी। इसलिए अगर आप न्यूज भी देखें तो वो है कि विंटर स्टॉर्म इन यूएस, बहुत टेम्परेचर कम हो गया, पोलर वोर्टेक्स की वजह से क्यों हुआ? तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं यूजुअली मेंस में यूज किए जा सकते हैं। इनका ना क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत इंपैक्ट रहता है, तो कभी क्लाइमेट चेंज पे सवाल आ जाए तो वहां पर भी आप देखेंगे कि इनको एज एन एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यमुना रिवर। अब यमुना रिवर में न्यूज थी, इन दिल्ली इट हैज हाई अमोनिया लेवल्स। अब ना मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं, जैसे पोल्यूशन यस अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन जैसा मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको इससे एसोसिएट करना पड़ेगा इसे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे वो बता रहे हैं कि मेन सोर्सेज ऑफ अमोनिया पोल्यूशन इंक्लूड करता है रन ऑफ फ्रॉम फार्मलैंड्स, है ना, डायरेक्ट एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज जहां पे अमोनिया यूज होता है, अनट्रीटेड वेस्ट। इसका मतलब है कि जब भी मेंस में क्वेश्चन आया इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, आपको यहां पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर आप ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूं जो भी आप न्यूज देख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थीम से जरूर एसोसिएट करें, राइट। अब जैसे वो बता रहे हैं कि बहुत सारी वहां पे डाई यूनिट्स, डिस्टिलरीज, फैक्ट्रीज जो है, इट इज दे आर सपोजिटली पोल्यूटिंग यमुना, राइट। तो मल्टीपल रीजंस दिए जा सकते हैं, लेकिन अब प्रीलिम्स में प्रोबेबली
बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कुछ न्यूज में है, लेकिन मेंस में आपको याद रखनी पड़ेंगी ये चीजें, क्योंकि आप इन्हें एज एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, राइट। चलो, अब रिसेंटली दिल्ली में अर्थक्वेक भी न्यूज में था, है ना। और ये जो अर्थक्वेक है, अगर आप देखोगे जो न्यूज में चीज आई थी कि अर्थक्वेक फेल्ट स्ट्रॉन्गर देन इट वाज। इसका क्या मतलब है? अब ना यूजुअली आप देखते हो जब अर्थक्वेक की न्यूज देखोगे ना, तो एक शब्द यूज होता है एपीसेंटर, है ना। एपीसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। देखो, जहां पर एक्चुअली एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो पॉइंट कहलाता है आपका फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, है ना। बट जो सरफेस वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एपीसेंटर। अब एपीसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक आप देखोगे, कई बार आप न्यूज में देखते हो एपीसेंटर जो है डिफरेंट कंट्रीज में भी होता है, एपीसेंटर इन अफगानिस्तान, ऐसे आपने न्यूज देखी होगी। यहां पर जो आपका एपीसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक है वो दिल्ली ही था, राइट। सो सिंस द अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड बीनीथ द सिटी, तो साइज्मिक वेव्स हैड लेस डिस्टेंस टू ट्रैवल, तो ट्रेमर्स बहुत ज्यादा इंटेंस जो है फील हुए। तो एपीसेंटर क्लोज होना वाज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसका इंटेंस इंपैक्ट जो है फील हुआ। उसके बाद शैलो डेप्थ अर्थक्वेक्स जो क्लोजर टू अर्थ सरफेस है ना, उनका इंपैक्ट भी स्ट्रॉन्गर होगा, उनकी शेकिंग भी स्ट्रॉन्गर होगी। मान लो बहुत डेप्थ पे हुआ अर्थक्वेक, तो उसका इंपैक्ट ना सरफेस तक आते आते कम हो जाता है, लेकिन अगर अर्थक्वेक क्लोजर टू अर्थ सरफेस है तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा, राइट। अब आप देखोगे दिल्ली जो है साइज्मिक जोन 4 का भी पार्ट है। देखो, जब भी हम साइज्मिक जोन्स की बात करते हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी में, एक फोकस टुवर्ड्स जो है हिमालयाज रहता है, क्योंकि हिमालयाज के पास हमें पता है कि इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, लेकिन बाकी रीजन्स की जो साइज्मिक जोन्स हैं वो भी पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पॉइंट देखो कि जो सॉफ्ट एलुवियल सॉइल है इन सम एरियाज ऑफ दिल्ली, वो एम्पलीफाई कर सकती है साइज्मिक वेव्स को और ट्रेमर्स को इंटेंसिफाई कर सकती है। इसका मतलब है यहां पर भी तो इंपैक्ट देखा जा रहा है, जहां पे एलुवियल सॉइल की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी एम्पलीफाई होंगी साइज्मिक वेव्स, राइट। तो इसका मतलब है ये जोन्स भी आपको इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक्स इमेजिन करने पड़ेंगे, है ना। हम यूजुअली हिमालय पे फोकस रखते हैं बस कि आंसर में वही लिख के आएंगे, लेकिन ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अर्बन इंफ्रा का भी यहां पे जो है रोल था। वो कह रहे हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, राइट, क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है तो वो एम्पलीफाई कर देती है द सेंसेशन ऑफ शेकिंग। तो ये चीजें भी आपको पता होना जरूरी है। विच मीन्स अब जब आप बेसिक प्रिपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, एपीसेंटर, फोकस। रिसेंटली ना हमने अर्थक्वेक पे एक वीडियो भी बनाया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। अच्छा, अब इसको ना एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल तरीका था उसे समझने का। अब यहां पे आप देखिए, ये रीजन को अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट कहते हैं। ये एक साइज्मिकली एक्टिव जियोलॉजिकल बेल्ट मानी जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये चीजें मिस हो जाती है, इसीलिए इन पे आप जरूर फोकस करें, राइट। चलो, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए, राइट। चलो, अब एक और जो न्यूज थी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अब देखिए, इन दिसंबर 2022 यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, accompanied by proclamation of March 21st of each year as World Day for Glacier starting in 2025. This is important. हो सकता है आपसे वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर के बारे में सवाल आ जाए, राइट। तो बहुत जरूरी हो जाता है इन डेज को याद रखना। ऑफ कोर्स सारे डेज याद नहीं होंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक है, जैसे ये साल ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है, तो इस साल के लिए ये डे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका एम क्या है, आप देख सकते हैं, to raise global awareness about the critical role of glaciers, snow and ice in the climatic system.
इनका जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, राइट, ये सब भी जानना जरूरी है। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उन्हें भी शेयर किया जाए, सो दैट जो भी इश्यूज है रिलेटेड टू द एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उनको जो है एड्रेस किया जा सके। यहां पे अब देखो एक चीज है कि जब आपको, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स याद होना चाहिए। कभी अगर आपको ग्लेशियर मेल्टिंग पे सवाल आ जाता है, राइट, तो वहां पर भी आप चाहें तो इसके बारे में या तो इंट्रो में लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे रिसेंटली ना याला ग्लेशियर न्यूज में था। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ग्लेशियर मेल्ट देखो कितना ज्यादा हो चुका है ओवर द इयर्स। आप देखेंगे न्यूज में था इसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, इसके लिए एक सेरेमनी भी हुई थी, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट तो किया गया है कि एब्सोल्युटली डिसअपियर हो जाएगा बाय 2040। तो अब आप देखिए कि अगर आपको कल को क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ रहा है और उसका इंपैक्ट आपको लिखना है, तो वहां पर भी आप इसको एज एन एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको हिंदू कुश हिमालयन रीजन पे क्वेश्चन आ जाए, क्लाइमेट चेंज का वहां पे इंपैक्ट पे क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर भी आप इस चीज की बात कर सकते हैं। तो कभी भी, जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें। अब देखिए, जैसे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया माउंट ईपू। अब ना ये चीजें प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पोजीशन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग, है ना, या कोई वोल्केनिक इरप्शन न्यूज में है उससे एसोसिएटेड डिटेल्स हम पढ़ेंगे। अभी आज हम बात करेंगे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट इरप्शन का, नेगेटिव इंपैक्ट और डिटेल में करेंगे, धीरे धीरे आते हैं। रिसेंटली जैसे हेली गुब्बी वोल्केनिक इरप्शन न्यूज में था, उसकी हम कल बात करेंगे। तो ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप क्लासेस को जरूर अटेंड करें। अच्छा, रिसेंटली ना इंडिया की कोस्टलाइन एक्सपेंशन वाज इन न्यूज। साल में ना मल्टीपल टाइम्स ये न्यूज में रही है। सबसे पहले जब न्यूज में आई थी तो जो MHA की रिपोर्ट थी वहां पे इसकी बात हुई थी। मैं आपको ना थोड़ी सी डिटेल दिखाती हूँ। जब बिल्कुल ही न्यूज आनी शुरू हुई थी तो बात हुई थी कि इंडिया की कोस्टलाइन की वैल्यू पहले ये थी और अब ये है, राइट। अब यहां पे है ना न्यूज थी इंडिया की कोस्टलाइन एक्सपैंड्स बाय 47.6% इन 50 इयर्स रिवील्स MHA रिपोर्ट। अब अगर आप वैल्यूज देखो तो कोस्टलाइन की वैल्यू में डिफरेंस देखा गया था। जनवरी में जब ये न्यूज आई थी, अगर आप इस रिपोर्ट को देखते तो वहां पे देखिए बताया हुआ है इंडिया हैज अ कोस्टलाइन ऑफ दिस और दिस वैल्यू वाज अंडर रिव्यू। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप रिपोर्ट में देखते जनवरी में तो ये पॉइंट यहां पर दिया हुआ था। तो ये चीजें मिस ना हो जाए इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। अब ना जो ये रिवीजन देखा गया, अगर आप यहां पे देखो, द रिवीजन ऑफ द लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन इज ओइंग टू द यूज ऑफ न्यू टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर कंप्यूटिंग इंडियाज मैरिटाइम पैरामीटर। तो न्यू टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर कंप्यूटिंग था। तो ओल्ड मेथड्स में क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मेजरमेंट होता था, है ना। अब कोस्टलाइन सब जगह स्ट्रेट तो नहीं है, तो ओल्डर मेथड्स रिलाई ऑन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मेजरमेंट्स, है ना। लेकिन अब जो अपडेटेड अप्रोच है, वो जो फॉर्मेशंस है, बेस, एस्चुरीज, इनलेट्स, उनको भी इनकलकेट किया गया है, इसलिए ये रिकैलकुलेशन हुई है, राइट। तो इन बातों को आप जरूर याद रखें। अच्छा, अब ना रिसेंटली बेंगलुरु अर्बन फ्लड्स वाज इन न्यूज। अब अर्बन फ्लड्स पे कई बार पेपर में सवाल देखा गया, जैसे ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीज इन इंडिया, स्मार्ट वंस, है ना। तो आप देखोगे अर्बन फ्लडिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बेंगलुरु में जो इस बार अर्बन फ्लडिंग है, आप देखोगे न्यूज़पेपर में आया हुआ था, हैवी प्री मॉनसून थंडर शावर्स इन बेंगलुरु। इसकी वजह से फ्लड्स देखे गए। पहले भी, है ना, 1-2 साल पहले भी आप देखोगे ऐसी चीजें न्यूज में थी। कई बार आप देखोगे न्यूज में रहा है चेन्नई फ्लड्स, मुंबई फ्लड्स। अब इसके ना काफी सारे कारण हो सकते हैं कि अर्बन रीजन्स में फ्लडिंग क्यों देखी जा रही है। सिंपल शब्दों में पानी ठहर रहा है वहां पे, है ना। अब इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा आर्टिकल दिखाती हूँ। अब वो कह रहे हैं
अर्बन फ्लड्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो कह रहे हैं एक तो हो सकता है बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है ना, जैसे अब ऐसे सिटीज में देखा जाता है, जैसे आप कोलकाता में देखेंगे, हैदराबाद में देखेंगे, है ना, इंफ्रा बहुत पुराना है, अभी भी आप देखोगे बहुत ज्यादा अपडेटेड इंफ्रा नहीं है। या इसको ऐसे समझे कि बड़ी बड़ी सिटीज, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु, जितनी तेजी से वहां पे लोग बढ़े हैं, है ना, इंफ्रा जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो जो रैपिड अर्बनाइजेशन है वो तो हुई है, लेकिन जो एमिनिटीज आनी चाहिए वो नहीं हुई है ना। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि पानी ठहर रहा है। अब बेंगलुरु में क्या था, बहुत सारे ना लेक्स थे, है ना, छोटे छोटे वेटलैंड्स लेक्स जो कि इंटरकनेक्टेड थे ना। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, है ना, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई वहां पे और ज्यादा ये कनेक्शन जो है कट गए, है ना। अब जब तक तो लेक्स कनेक्टेड थे, रेनफॉल भी होती थी तो पानी डिवाइड हो जाता था। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, जब ये कनेक्शंस नहीं रहे तो अब पानी डिवाइड नहीं हो रहा, अब पानी ठहरता भी है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रीजंस है। जैसे वो बता रहे हैं कि मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया है बेंगलुरु का, पर यहां देखो इन जनरल अर्बन फ्लड्स के बारे में, है ना, हो सकता है कि बहुत हाई टाइड्स का प्रेजेंस हो, रिवर्स का कोर्स चेंज हुआ, है ना, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। मैंने एक एग्जांपल दिया है ना, लॉस ऑफ वाटर बॉडीज, है ना, जैसे हमने बेंगलुरु का एग्जांपल दिया, रैपिड अर्बनाइजेशन, है ना। अच्छा, कई ऐसे जोन्स होते हैं जो एक्चुअली लो लाइंग एरियाज में होते हैं, है ना, जो एक्चुअली फ्लड प्लेन्स का पार्ट होते हैं, तो ये भी एग्जांपल हो सकता है। आपको मुंबई में लो लाइंग एरियाज मिलेंगे, कोलकाता की हम यहाँ बात कर सकते हैं, है ना। वाटर कंजर्वेशन का इंफ्रा नहीं है, ड्रेनेज बढ़िया नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देखिए, अगर तो आपको अर्बन फ्लड्स पे क्वेश्चन आता है ना, इन जनरल, तो आप इन सारे कॉजेस को ऐसा का ऐसा कोट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था ये। अब एक एग्जाम्पल आपको कोट करना हो, जैसे इस साल, है ना, आप बेंगलुरु की अर्बन फ्लडिंग की बात कर सकते हैं, आप चेन्नई फ्लड्स जो पहले रहे हैं, है ना, मुंबई फ्लड्स की बात कर सकते हैं। अब यहां पे ना आर्टिकल में एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट है, आप देखिए, श्रिंकिंग अर्बन वेटलैंड्स। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहां पे वेरिएशन है। आप चाहें तो इससे एज अ टेबल भी कभी वेटलैंड्स पे सवाल आए, वहां पे आप उस चीज को कोट कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और आप देखोगे कई बार ना आपको न्यूज में भी साल दर साल वेरिएशन देखी जाएगी। जैसे एक साल बेंगलुरु में अर्बन फ्लड्स न्यूज में है, अब आप देखोगे कि एक साल बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस भी न्यूज में था, है ना। अब पहले न्यूज में था कि वहां पे रेनफॉल बहुत कम हुई है, उसका कारण भी है कि वहां पे जब वाटर क्राइसिस देखा गया था, है ना। अब रेनफॉल कम हुई तो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा रिचार्ज नहीं हुआ। तो जब ये न्यूज आई थी, है ना, तो उस समय क्या हुआ कि इस पे भी फोकस किया गया कि आप देखोगे वहां पे ना बोरवेल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। लेकिन जब रेनफॉल ही कम हुई तो बोरवेल्स में भी बहुत ज्यादा पानी नहीं रहा, उसकी वजह से भी वाटर क्राइसिस था। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस साल न्यूज में क्या है, क्वेश्चंस में भी वेरिएशन देखी जाती है। तो कभी कभी ना अगर आपको क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल भी कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स, राइट। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है ना, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आपको पिक करना पड़ता है। ये धीरे धीरे जो है आ जाता है। रिसेंटली आप देखोगे इथियोपिया में वोल्केनो न्यूज में, रिसेंटली हेलीगुबी वोल्केनिक इरप्शन न्यूज में था, कल पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और आप देखोगे मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उससे एसोसिएट करूंगी। अब यहां पे जो मैं चीज आपको बताना चाहती हूं, जैसे वोल्केनो इन इथियोपिया इज रिलीजिंग लार्ज प्लूम्स ऑफ मीथेन, है ना। अब सबसे पहले तो आप ये सोचो इथियोपिया के बारे में, मैं छोटा सा पॉइंट आज डिस्कस करूंगी। इथियोपिया सिट्स ऑन अफार ट्रायंगल। यहां पे क्या हो रहा है कि हमने पीछे देखा था ना थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में, क्या देखा था कि अर्थ को मल्टीपल प्लेट्स में डिवाइड किया जाता है ना, प्लेट्स की मूवमेंट है। यहां पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कौन सी प्लेट्स? सोमालियन प्लेट, नूबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इन्हें अफार ट्रिपल जंक्शन कहा जाता है, राइट। तो कल मैं और
और डिटेल में डिस्कस करूंगी, लेकिन आज के लिए आप इतना जान लीजिए। अब यहां पे देखिए कि बहुत ज्यादा लार्ज प्लूम्स ऑफ मीथेन, मीथेन जो कि बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो अब आप इससे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो है आप इसको मान के चलिए कि जब क्लाइमेट डायनेमिक्स की बात आएगी उस पर इसका इंपैक्ट जरूर रहेगा। मैं आपको क्लास के एंड में इस पे और डिटेल भी बताऊंगी वोल्केनोस पे। अब यहां पे ना एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ना जो भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जब आप बात करते हो वोल्केनिक प्लूम्स की, है ना, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, और ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी देखोगे आपको ये चारों पॉइंट्स वहां नजर आएंगे कि इनमें से वोल्केनिक इरप्शन के क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देखोगे पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश, डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, ये चारों ही आपको प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन मिलेंगे। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर एनसीईआरटी में मिस हो जाती हैं, एटलीस्ट हम न्यूज में मिस ना करें। वैसे तो एनसीईआरटी में भी मिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन चीजों पे फोकस आपने जरूर करना है। अच्छा, रिसेंटली ना न्यूज में था कैस्पियन सी जो है कहीं ना कहीं श्रिंक कर रहा है, राइट। अब बेसिकली आइडिया क्या था, आप देखो कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आर अलार्मिंग ओवर रैपिडली डिक्लाइनिंग वाटर लेवल्स ऑफ द कैस्पियन सी। अब ना यहां पे आप देखोगे कि पहले ना सवाल पूछा हुआ है पेपर में इस थीम पर, एज अ थीम कि अगर कोई वाटर बॉडी में वाटर लेवल्स कम हो रहे हैं, वाटर बॉडी श्रिंक कर रही है, दैट इज अगेन रिपीटेड थीम। मैं आपको दिखाती हूं, जैसे ये देखो कि पहले सवाल पूछा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रीसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो यहां पे ना आरएलसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आरएलसी के आप इमेजेस भी देखोगे ना तो बहुत ज्यादा वाटर लेवल में आपको डिफरेंस देखा जाएगा। जैसे ना पहले इसमें दो वाटर स्ट्रीम्स जाती थी, अमर दरिया और सर दरिया, इवेंचुअली इरिगेशन के लिए उनको जो है रीडायरेक्ट किया गया, है ना। एंड लॉन्ग टर्म में देखा गया कि कहीं ना कहीं ये जो वाटर बॉडी है ये ड्राई अप हो गई। यहां पर हमारी थीम निकल के आती है कि अब जो वाटर बॉडीज न्यूज में है, जहां पे पानी कम हो गया है, जो ड्राई अप हो गई है, उनका नाम भी जानना जरूरी है। अब देखो यहां पे जैसे एक पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज भी इसका एक कारण माना जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जो बढ़ता जा रहा है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, उसने एस्केलेट कर दिया है श्रिंकिंग ऑफ द सी। तो जब आप क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन लिखे तो वाटर बॉडीज का लेवल कम होना भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। वहां पर आप कैस्पियन सी की बात भी कर सकते हैं, राइट। तो अगेन जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट थीम जो पूछी गई है वो पता होनी चाहिए। अब एक सवाल आता है, कंट्रीज सराउंडिंग कैस्पियन सी, राइट। तो आपका जो है पहला असाइनमेंट है आज का कि आपको कंट्रीज सराउंडिंग कैस्पियन सी को याद करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, रिसेंटली एक स्टडी आई थी जिसने रिवील किया कि अर्थ का इनर कोर इज अंडरगोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब यहां पे हमें लग सकता है कि ऐसी तो बहुत सारी स्टडीज आ सकती हैं, क्या हर स्टडी पढ़ना जरूरी है? देखो सवाल आजकल कैसे आ रहे हैं, ऑफ कोर्स हर स्टडी के इंपैक्ट पे सवाल नहीं आएगा, हर स्टडी के एग्जैक्ट पोस्टुलेट्स पे सवाल नहीं आएगा, लेकिन देखो सवाल कैसे आ रहे हैं पेपर में। ये देखो, अब इस साल सवाल पूछा हुआ है कि साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट करती है कि शिफ्ट देखा जा रहा है इन अर्थ का रोटेशन एंड एक्सिस। यानी अब अगर स्टडीज आ रही हैं, अगर हमें स्टडी स्टेप बाय स्टेप नहीं पता, एटलीस्ट हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी सिलेबस से एसोसिएटेड जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में हमें पता हो कि अगर कल को ऑप्शन आ जाए कि स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि अर्थ के इनर कोर में चेंजेस देखे जा रहे हैं स्ट्रक्चर, तो हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड वो इवॉल्व हो रहा है, इसीलिए ऐसी चीजें प्रिपेयर करना भी जरूरी है। अब ना ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैंने आपको सिंपल तरीके में समझाती हूँ क्या बात करें। इन्होंने ना स्टडी की है जो क्वेक्स होते हैं, है ना, ओवर टाइम अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड किया, स्टडी किया और देखा कि इनर कोर की रोटेशन अपीयर्स टू बी स्लोइंग डाउन। वो कह रहे हैं ये फिजिकल एक्टिविटी प्रोबेबली इसलिए हो रही है कि इनर कोर में स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे जा रहे हैं, राइट। अब इसको ऐसे समझो, जब आप अर्थ का इंटीरियर पढ़ते हो ना तो आप ना 3 लेयर्स की बात करते हो, क्रस्ट, मैंटल, कोर। अब कोर को ना 2 भागों में बांटा जाता है, इनर कोर
एंड आउटर कोर। इनर कोर होती है सॉलिड, राइट? आउटर कोर सॉलिड नहीं होती, आउटर कोर होती है लिक्विड। अब ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इनर कोर की सरफेस है शायद वो इतनी सॉलिड या रिजिड नहीं है जो पहले इमेजिन की गई थी, वहां पे डिफॉर्मेशन देखी जा रही है। और ऐसी डिफॉर्मेशन दैट इज इन रिस्पॉन्स टू व्हेन मटेरियल्स फ्लो इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जैसे हनी या मैग्मा मूव कर रहा है, लेकिन इनर कोर में तो सॉलिड है, वहां हनी या मैग्मा जैसी मूवमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए। तो वो कह रहे हैं शायद जो अज्यूम किया गया था कि इनर कोर पूरा सॉलिड है, शायद सरफेस के पास ऐसा नहीं है, इसीलिए वहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे जा रहे हैं, ड्यू टू विच इनर कोर की रोटेशन अपीयर्स टू बी स्लोइंग डाउन। अब ऐसी कई स्टडीज हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट आपको पता हो ऐसी स्टडीज आई हैं, तो यदि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर स्टडी का आउटपुट जानना जरूरी नहीं, पर हाँ जहां तक पॉसिबल है हम क्लासेस में डिस्कस जरूर करेंगे। एक और न्यूज आई थी, रिक्लासिफिकेशन ऑफ मेजर मिनरल्स। अब पीआईबी में न्यूज आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने गजेट नोटिफिकेशन द्वारा इन मिनरल्स को शिफ्ट किया है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ माइनर मिनरल्स टू कैटेगरी ऑफ मेजर मिनरल्स। अब मैं आपको पहले एक सवाल दिखाती हूं, ये देखो सवाल पूछा हुआ है, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। टफ क्वेश्चन टू सॉल्व है ना, जिस साल आया था अगर पेपर में छोड़ भी दिया होता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब ऐसा कुछ पूछ लिया गया है तो अगर कोई ऐसी चीज न्यूज में है हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको फॉलो करें। तो एटलीस्ट इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए कि उनको माइनर मिनरल से मेजर मिनरल्स की लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। अब यहां पे ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं कि जब ये माइनर मिनरल लीज में होते हैं ना, तो अगर इनकी एक्सट्रैक्शन के समय कोई क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, है ना, मान लो लिथियम, बेरिल, कोई भी, तो उनको ना इन्फॉर्म नहीं किया जाता, राइट? तो इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि इनकी एक्सट्रैक्शन में यदि कोई क्रिटिकल मिनरल्स होते भी हैं ना उन्हें माइन किया जाता है, और यदि माइन किया जा रहा है तो उन्हें रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। तो इनकी सिग्निफिकेंस की वजह से दे हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम माइनर टू मेजर मिनरल्स। इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट आपको इनके नाम याद हो, दैट्स इट, राइट? चलिए, अगेन वोल्केनिक इरप्शन वाज इन न्यूज, है ना, तो यहां पे आप देख सकते हैं, आप इसको भी इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो को भी आप याद रखेंगे, राइट? तो जो भी ये जो वोल्केनोज इन न्यूज है इनको आपने जरूर याद रखना है, राइट? आप हवाई में भी याद रख सकते हैं, राइट? तो अगेन जो स्पेसिफिक इरप्शंस हैं ये आपको जरूर याद रखने हैं, आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब यहां पे अगेन अनदर ग्लेशियर वाज इन न्यूज। आप देखेंगे ये जो ग्लेशियर है आइसलैंड से एसोसिएटेड है, इट वाज द फर्स्ट ग्लेशियर टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज इन 2040। अब अगर 2014 में इट वाज डिक्लेयर्ड दैट वे, तो अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसकी इमेजेस देखी गई हैं, राइट? और इसकी जो सैटेलाइट्स फोटो 33 इयर्स अपार्ट ली गई तो डिफरेंस देखा गया, इस वजह से इट वाज इन न्यूज। तो एटलीस्ट इनका नाम का आपको आइडिया होना चाहिए। अब चाहे आप याला ग्लेशियर की बात करें या आइसलैंड के ग्लेशियर की बात करें, अगेन आप मेंस में क्लाइमेट चेंज पे इनकी बात कर सकते हैं। जब भी क्लाइमेट चेंज में आप एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की बात करते हैं, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अगेन यू कैन टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक ग्लेशियर, राइट? चलिए, बेतवा रिवर। अब बेतवा रिवर वाज इन न्यूज बिकॉज कहा जा रहा है इज ड्राइंग अप एज अ रिजल्ट ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर थ्रू बोरवेल। तो अगेन जैसा मैंने कहा, ऐसी वाटर बॉडीज जो ड्राई अप कर रही हैं या एक्सेसिव लेट्स से वाटर से एसोसिएटेड है, जैसे एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर हो रहा है, उनका आपको फोकस रखना है। तो बेतवा रिवर के बारे में ना आप देखोगे, मैं आपको दिखाती भी हूं, राइट?
ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ये एनसीईआरटी में भी दी गई है। तो इसका इस साल दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, एनसीईआरटी का रेफरेंस आपने जरूर पढ़ना है। अब एक टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक रिवर, है ना। अब देखोगे हर साल न्यूज में रहता है एटमॉस्फेयर की रिवर, है ना। ऐसा नहीं होता कि एटमॉस्फेयर में रिवर है, बेसिकली एक बैंड ऑफ क्लाउड्स, वेपर है जिनसे रेनफॉल हो रहा है ना। आप सिंपल शब्दों में समझो कि मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स जा रही हैं टुवर्ड्स यूएस, है ना। अब ये जो मॉइस्चर से भरी विंड्स है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है इनमें, कि ऐसा कहा जा रहा है एटमॉस्फेयर में एक रिवर है। अब वहां नदी नहीं बह रही, रिवर नहीं है, बट मॉइस्चर बहुत ज्यादा है जो आगे जाके रेनफॉल कर रहा है। तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने के भी मल्टीपल कारण हो सकते हैं। जैसे एक जो कारण है यहाँ पे, इज क्लाइमेट चेंज इंपैक्टिंग एटमॉस्फेरिक रिवर। अब देखो वो कह रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एयर भी वार्म होगी। अब वार्मर एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, जितना ज्यादा वाटर वेपर और स्टोर होगा, यानी जितनी एयर वार्म होगी उतना वेपर ज्यादा स्टोर होगा, उतनी ज्यादा रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बढ़ेगी, जिससे फ्लडिंग होगी। तो डेफिनेशन में क्या आता है, नैरो फास्ट मूविंग बैंड ऑफ मॉइस्चर एंड विंड। ऐसा कहते हैं रिवर्स इन द स्काई की तरह, बट लिटरली रिवर्स नहीं है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, बैंड ऑफ मॉइस्चर। कहीं कहीं पे ना पढ़ोगे, कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि जेट स्ट्रीम भी इससे एसोसिएटेड है। आपने घबराना नहीं, आपने सिंपल सोचना है जेट स्ट्रीम है क्या, अपर एयर सर्कुलेशन ही तो है, सर्कुलेशन की ही तो रेफरेंस ले रहे हैं हम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि ये बैंड ऑफ मॉइस्चर है ना। आप देखोगे इससे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी। एक टर्म है, कई बार वो न्यूज में रहती है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, पाइनएप्पल एक्सप्रेस। पाइनएप्पल एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक रिवर से ही एसोसिएटेड है, जरूर इसके बारे में पढ़ें। ये आपका आज का दूसरा असाइनमेंट है, राइट। तो एज ए डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ना, मैक्सिमम, तो उसको आप जरूर लिखें। हाँ, अब अगर आपने मेंस में लिखना है और आपने क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट करना है तो तरीका डिफरेंट हो जाएगा लिखने का। जैसे ना वो एक बहुत स्पेसिफिक बात कह रहे हैं, आप इसे चाहे मेंस में कहीं कोड भी कीजिएगा, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन एवरेज टेम्परेचर एटमॉस्फेयर 7% मोर मॉइस्चर स्टोर कर सकता है, which means again increase in precipitation, intensity, duration, frequency, जो कि flooding cause कर सकता है across regions जहां पे atmospheric river देखी जा रही है, right? चलिए, recently नैनी लेक जो है ये न्यूज में है because it is seeing record लो वाटर लेवल्स, है ना। अब इसका ना कारण बताया जा रहा है, जैसे इस साल डिक्रीज इन स्नोफॉल एंड रेनफॉल की वजह से इन विंटर मंथ्स कहीं ना कहीं एक इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। ऐसा नहीं कि और इश्यूज नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे वो एक रिपोर्ट बता रही है कि बहुत ज्यादा कुमाऊं लेक जितने भी हैं उनमें से जो नैनी लेक है उसमें मैन मेड मैनिपुलेशन बहुत है, और ये 2017 की रिपोर्ट कह रही है। वो बता रहे हैं यहाँ पे अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको और भी चीजें दिखाती हूँ कि एनक्रोचमेंट्स और इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से कैचमेंट एरिया कम हो गया है। यहाँ पे जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है उससे पोल्यूशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, है ना, इनएडिक्वेट सीवर सिस्टम्स, कहीं ना कहीं नैनी लेक पे इंपैक्ट हो रहा है। एक तो कभी मेंस में क्वेश्चन आए, है ना, तो प्लीज इंश्योर कि आप इन चीजों को लिखें। कभी रिवर या लेट्स से इसको ऐसे समझते हैं, वाटर बॉडीज पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वाटर बॉडीज को इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ इंक्रोचमेंट, आप वहां पे इसको एज एन एग्जांपल जरूर लिख सकते हैं। तो इन चीजों को जरूर याद रखें, है ना, ये मेंस में भी आपके बहुत काम आएंगे। अनदर अगेन वोल्केनो इरप्शन, आपने जरूर याद रखना है कि ये कहां पे है, फिलीपींस। अभी आपने देखा इंडोनेशिया, फिलीपींस, हवाई, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे, माउंट ईबू, राइट। तो इन एग्जाम्पल्स को आपने याद रखना है, राइट। एंड द पोजीशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है चीजों को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, है ना, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, तो आपको थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा इन्हें।
ओके अब ना रिसेंटली उत्तराखंड लैंडस्लाइड न्यूज में है। देखो लैंडस्लाइड एज अ टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ना यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, तो रिपीटेड थीम है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें लैंडस्लाइड के बारे में बताया हुआ है। अब मैं ना आपको हिमालयाज की लैंडस्लाइड के बारे में थोड़ा सा डेटा तो क्या है, चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इसको ना पहले एक पॉइंट समझते हैं, फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे। लैंडस्लाइड की बात करते हैं, है ना। अब हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स क्यों हो रही है? हिमालयाज है ना, जब भी हम कहते हैं बहुत ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव है। जब हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की भी बात करते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि इंडियन प्लेट वाज मूविंग टूवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, राइट। तो इनकी टकराव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी इंडियन प्लेट इज मूविंग टूवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, इसीलिए आप देखते हैं रीजन बहुत ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव है, राइट। तो पहला पॉइंट तो यही है कि यहां पे जो कोलिजन है प्लेट्स का, वो साइज्मिक एक्टिविटी को कॉज करता है, दैट कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड्स। प्लस हिमालय का स्टीप टेरेन भी है, तो अब टेरेन होने की वजह से, है ना, अब टेरेन होने की वजह से जैसे ही रेनफॉल होगी पॉसिबिलिटी है कि लैंडस्लाइड हो जाए। अब यहां पे ना प्रेजेंस ऑफ जो सेडिमेंट्स है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको ऐसे समझिए कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है ना, अब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो जियोसिंक्लाइन था, वहां पे जो सेडिमेंट्स थे उनकी फोल्डिंग से ही तो बने हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो ये जो सेडिमेंट्स है आप देखेंगे, इन्हीं के लिए शब्द यूज हो रहा है प्रेजेंस ऑफ वीक फॉर्मेशंस। वीक क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना, सेडिमेंट्स आर वेरी रीसेंट इन ओरिजिन है। जब आप माउंटेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो इनके लिए जो शब्द यूज होता है वीक रॉक फॉर्मेशंस। अब आप इसको ऐसे समझिए, टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, स्लोप है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, वीक रॉक फॉर्मेशंस है, ये लैंडस्लाइड्स को कॉज जरूर कर सकते, राइट। देन मॉनसूनल रेनफॉल बहुत हो गई, है ना। ये हमेशा मैं एक एग्जांपल देती हूं कि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहाड़ पे पेड़ है, अब पेड़ ना सॉइल को जकड़ के रखते, जैसे ही अब आपने पेड़ काट दिया, अब सॉइल का बाइंडिंग फैक्टर ही नहीं रहा, अब जैसे ही रेनफॉल होगी लैंडस्लाइड हो सकती है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ना आप देखोगे कि बहुत ज्यादा सडन रेनफॉल की वजह से भी कंडीशंस वर्सन हो जाती हैं। कल हम बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, आप जरूर क्लास अटेंड कीजिएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंपैक्ट जो है अब बहुत ज्यादा समय तक होने लग गया है, राइट। उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि बहुत ऐसे मंथ्स में रेनफॉल ज्यादा देखी जा रही है जहां पहले नहीं होती थी। तो कल हम बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करेंगे, हम मैडन जूलियन ऑसिलेशन की बात करेंगे, आप जरूर कल का लेक्चर अटेंड कीजिएगा, राइट। तो हिमालयाज की हमने बात कर दी ना, हिमालयाज आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। तो ना कभी भी आपने ये भी चीज याद रखना, कभी भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट का आंसर लिखोगे ना तो ऑलवेज टॉक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि आप हिमालयाज में अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते हो, है ना। वो रीजन तो टेक्टोनिकली एक्टिव है, लेकिन हाँ हम कुछ चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे अब कितने सारे हिल स्टेशंस में इतने सारे होटल्स बन गए, ड्रिलिंग हुई है ना, और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ, तो इनका कॉज, इनका जो इंपैक्ट है ये आज भी देखा जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट भी इवन इनकी बात करता है, तो इन पे ध्यान देना जरूरी है ना। मिटिगेशन मेजर्स, प्लानिंग, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ना वेस्टर्न घाट्स में भी आप देखोगे आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है ना। आप देखोगे जब आप केरला की बात करोगे, एग्जाम्पल लेते हैं केरला, अब वहां पे भी आप देखो जब भी हैवी और मॉनसून रेनफॉल होगी पॉसिबिलिटी है। रादर ना कुछ साल पहले इदुक्की डिस्ट्रिक्ट लैंडस्लाइड न्यूज में थी, तब भी मेंस में सवाल आया था कि एनी स्लोप व्हिच इज अबव दिस वैल्यू इज वल्नरेबल टू स्लिपिंग ड्यूरिंग हैवी रेन। ये एक रिपोर्ट में बताया गया था, तो ये रिपोर्ट्स भी कॉज जो है कोट करनी जरूरी है। इवन जहां जहां फॉल्ट्स होंगे, लीनियामेंट्स होंगे, वहां पर भी स्लोप इंपैक्ट करेगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो साल में आप देखेंगे जहां जहां पे लैंडस्लाइड का रेफरेंस आएगा वहां पे आप इन पॉइंट्स को जरूर याद रखें, राइट। चल, यहां हम बात कर रहे हैं केरला के विडिनियम पोर्ट के बारे में। यहां एक शब्द देखिए, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? आप इसको ना एक ऐसे इंटरमीडिएरी पोर्ट समझ लीजिए कि
बड़ी बड़ी शिप्स आ रही हैं, वहां से छोटी शिप्स में सामान ट्रांसफर करके आगे डेस्टिनेशन पर भेज दिया जाता है। अब छोटी शिप्स में सामान क्यों ट्रांसफर करके डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं? वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि जहां पर सामान भेजा जा रहा है वहां पे पोर्ट्स में ना गहराई बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े शिप्स वहां नहीं आ सकते, इसलिए छोटे शिप्स में सामान भेजा जाता है। अब इंडिया के लिए भी आप देखेंगे सिंगापुर या कोलंबो जैसे पोर्ट जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन अब केरला में जो है हमारा अपना ट्रांसशिपमेंट, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात हो रही है। अब इसका एडवांटेज देखिए, यहां पे ये ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए न्यू ग्लोबल शिपिंग रूट है ना, कि न्यू एज इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसशिपमेंट पार्ट, कि अब वो जो है केरला के पोर्ट से हो सकता है ना। हमारी डिपेंडेंस ऑन सिंगापुर पोर्ट, कोलंबो पोर्ट कम हो जाती है ना। जब इसकी डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं वहां पर बेहतर होगी, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, कि ट्रेड और इकोनॉमी बूस्ट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, फॉरेन डिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो है कम हो जाएगी, है ना। और इंडिया नाउ कैन हैंडल लार्ज शिप्स, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अच्छा, यहां पे ना कभी कभी ना जब हमें इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा क्वेश्चन आता है मेंस में, वहां पर भी आप इसको लिख सकते हो कि लेट्स से आपसे पूछ लिया एज एन एग्जांपल आप क्या कोट करोगे, या लेट्स से आपसे स्टेप्स पूछ लिए, है ना, या लेट्स से कि वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में आपने इसका रेफरेंस दे दिया कि इंडिया आगे बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, है ना, इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल दिस पोर्ट, तो आप इसको ना एज कंक्लूजन भी लिख सकते हो। ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कहां पर किस तरह की चीजें कोट कर सकते हो। जो चीजें करंट एस्पेक्ट में हैं उनको अगर आप यूज करते हो बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन मानी जाती है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मीन्स। आज की लास्ट न्यूज है हमारी हवाई के इस वोल्केनो के बारे में, लेकिन आपने देखा होगा इसका रेफरेंस हमने पहले भी लिया था लेक्चर में। मैं मेंस का कंटेंट यहां पे बिल्ड करना चाहती हूं। मैं आपको ना एक प्रीवियस ईयर थीम भी दिखाती हूं। सवाल पूछा गया है कि 2021 में जो ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस हुआ उनको मेंशन करना है और उनका इंपैक्ट ऑन द रीजनल एनवायरनमेंट मेंशन करना है। अब जो हमने सबसे पहले पॉइंट डिस्कस किया था कि जो भी आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, है ना, वो मेंस में कोट हो सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखिए कि अगर आपने वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में साल भर पढ़ा हो या प्रीलिम्स के लिए पढ़ा हो, इनको लिखा जा सकता है। अगेन इंपैक्ट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना मैं आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा वाइड करना चाहती हूं इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट। अब इंपैक्ट देखते हैं। जब हम वोल्केनिज्म की बात करते हैं, कितनी बार हम वोल्केनिक आइलैंड्स की बात करते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स की बात करते हैं, तो ये पॉइंट भी तो इंपॉर्टेंट है कि वोल्केनिज्म क्रिएट्स न्यू लैंडफॉर्म्स। जब आप वोल्केनिक ऐश या डस्ट की बात करती हैं, ये बहुत फर्टाइल माने जाते हैं फॉर फार्म्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में। इंडोनेशिया में ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, पर्टिकुलरली मेटालिक ओर समटाइम्स आर ब्रॉट टू द सरफेस बाय वोल्केनोस। इवन ना आप इसको जियोथर्मल एनर्जी के टर्म्स में भी देखें। आप इसको ऐसे समझे कि हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर, है ना। अब ऑफ कोर्स जियोथर्मल प्रोविंस होना जरूरी है, वहां से एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होना जरूरी है, तभी हम जियोथर्मल एनर्जी की बात कर पाएंगे। लेकिन इसे देखना है इन टर्म्स ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर। कई बार आप हॉट स्प्रिंग्स या गीजर्स के बारे में सुनते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है। वहीं अगर हम और स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें, जैसे ऐश फ्रॉम लार्ज इरप्शन, इसको ना ऐसे समझिए, कई बार पॉसिबिलिटी है ये जब बहुत बड़े बड़े इरप्शंस होते हैं तो ऐश की ना लेयर बन जाए, वोल्केनिक ऐश की लेयर बन जाए एटमॉस्फेयर में। सो होगा क्या, जो इंसुलेशन आ रही है उसके लिए एक ब्लॉकेज की तरह एक्ट करेगी। अ लॉट ऑफ इंसुलेशन वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है द ऐश फ्रॉम लार्ज इरप्शन जो लार्ज एरिया में डिस्पर्स हो जाए, मे लोअर टेम्परेचर्स, है ना, फॉर सम टाइम। अब लोअर टेम्परेचर क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ इंसुलेशन जो आ रही है दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक, पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं लहार्स के बारे में, जो बहुत वायलेंट टाइप ऑफ मड फ्लो होता है। इसमें वाटर, वोल्केनिक डेब्री होता है। आपको इसके एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहां पे जो लास्ट पॉइंट है, इसका तो बहुत रिसेंटली आपने न्यूज में रेफरेंस देखा होगा।
यहां देखिए क्या बताया जा रहा है, पावरफुल विंड्स दैट ड्राइव द गैस प्लूम हायर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कैरी इट टू ग्रेट डिस्टेंस डिसरप्टिंग एयर ट्रैवल। रिसेंटली आपने हेली गुब्बी वोल्केनो देखा, न्यूज में भी था कि यहां पे जो वोल्केनिक प्लूम था देखा गया कि एयर ट्रैवल भी उससे डिसरप्ट हुआ। तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके अगर आपको बेसिक पता हो, जब आप उनको एज एग्जाम्पल न्यूज में देखेंगे आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका यही है, जितना होलिस्टिक हो सकता है पढ़ें, जितना डिटेल में हो सकता है पढ़ें, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी जरूरी है। तो पार्ट 2 के साथ आपसे मिलते हैं, जरूर उस सेशन को भी देखें, ऐसे ही डिटेल सेशन के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।